हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनि उर्फ अनामिका। माफ करिएगा, मैं कुछ वक्त से चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि आगे कोई और गैप ना हो। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर 36, वफा की सजा। वंश ने वैदेही और गरिमा को उनके घर ड्रॉप कर दिया था और अपने घर के लिए निकल गया था। घर जाते हुए उसने विदर्भ को कॉल किया था और सारी बातें उसे बता दी थीं। विदर्भ भी याद करने की कोशिश करने लगा कि वो इस बारे में क्या कुछ जानता है क्या। उसने गरिमा के मुंह से कभी यशराज नामदेव के बारे में कुछ सुना हो। वो दोनों दोस्त ही इसी उलझन में थे और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाने वाले थे इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि कोई वैदेही के पीछे पड़ा था और वो भी किसी और की तलाश में। क्यों ये बात दोनों ही दोस्तों के दिमाग में घूम रही थी। दोनों ही लड़कियां अपने अपार्टमेंट में गईं। पहले तो नशा और उसके बाद जो कुछ भी ड्रामा हुआ, उसके बाद तो दोनों ही लड़कियां थक कर चूर हो चुकी थीं। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही दोनों ही लड़कियों ने गई और बेड के ऊपर अपनी बॉडी को निढाल छोड़ दिया था। उन्होंने कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं उठाई और ऐसे ही सो गई। वंश भी देर रात घर पहुंचा और वो भी सो गया। विदर्भ का भी कुछ यूं ही हाल था और उसने अपनी रात बच्चों के साथ उनके कमरे में ही बिताई। वो बच्चों के साथ अपनी दूरी और बढ़ाना नहीं चाहता था। सुबह फोन की रिंग से वैदेही की नींद टूटी, मगर रात के नशे के कारण उसकी हालत काफी खराब थी। इस वजह से उसने अलार्म ऑफ कर दिया और फिर से मुंह पर तकिया रखकर सो गई। मगर सना अपना सिर पकड़ते हुए उठ गई और उसे याद खाके वैदेही को आज से ऑफिस ज्वाइन करना है। उसने वैदेही के ऊपर से तकिया और चादर दोनों को खींचा और उसे मारते हुए बोली, अबे उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? पहले ही दिन लेट होगी। वैदेही की नींद तो एक पल में ही गायब हो गई और वो उठकर बैठ गई। उठते के साथ उसका हुलिया काफी खराब था। उसके बाल मैसी थे, आंखें लाल और चेहरे का तो क्या ही कहा जाए। वो जल्दी से बेड से उठी और गिरते पड़ते सीधे बाथरूम के अंदर गईं। इन सब के दौरान वैदेही ने अपनी चादर भी बेड के नीचे गिरा दी थी और वो चादर लंबे से खींचते हुए बाथरूम के साइड चली गई। वैदेही बाथरूम के अंदर कुछ इस तरह गई थी जैसे वो अपनी बॉडी को घसीट रही हो। सना का तो सर ही घूम रहा था। कल रात उसने काफी ज्यादा पी ली थी। उसके बाद जो बवाल हुआ था, उसके बाद तो क्या ही कहने। वो सीधे उठकर किचन में गई और अपने लिए नींबू पानी बना लिया और फिर हैंगओवर के लिए मेडिसिन भी ले ली और वैदेही के लिए भी मेडिसिन और नींबू पानी रेडी कर दिया था। वैदेही ने अपना आधा अधूरा ब्रेकफास्ट किया और भागते हुए ऑफिस के लिए निकली। वो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि ये जॉब उसे अपनी बहन के नाम पर उसकी अच्छी रेपुटेशन पर मिली थी। अगर वो अपने काम में गलती करती है तो इससे उसकी बहन का नाम भी डूब सकता है और यही कारण था कि वैदेही कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। वैदेही अभी अभी ऑफिस पहुंची ही थी। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। वैदेही ना कुछ सोचा और फिर कॉल पिक कर ली। कॉल पर दूसरे इंसान की बात सुनते ही वैदेही के भाव सख्त हो गए और उसके चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। मगर फिर जैसे ही उसे कल रात की बात याद आई, उसका फेस ब्लैंक हो गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, उसे डिसीजन लेना चाहिए। ये कॉल आरएम ग्रुप की तरफ से आया था, जो कि एक और मीटिंग उसके साथ करना चाहते थे उसके स्टार्टअप को लेकर। वंश के साथ उनकी लड़ाई उसे याद थी, जिस वजह से उसे उसी वक्त गुस्सा आ गया, लेकिन कल वंश की गई मदद उसे याद थी, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पा रही थी उसे यह मीटिंग करनी चाहिए या नहीं। चाहे जो हो, वंश ने उसकी की मदद की थी, उसकी जान ही नहीं उसकी इज्जत भी बचाई थी। अब वो सोच नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और वो अपने करियर को लेकर, इनफैक्ट अपनी डेली एक्सपेंसेस तक को लेकर परेशान होने लगी थी, तब उसे आचार्य कॉन्ग्लोमरेट की तरफ से मदद मिली थी। चाहे वो उसकी बहन की वजह से ही सही, मगर उन्होंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। इनफैक्ट उसे जॉब ऑफर भी की थी। अब वो सोच नहीं पा रही थी कि
उसे क्या करना चाहिए। इसी कशमकश में वैदेही लिफ्ट के अंदर गई और सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया, जहां मनस का कैबिन था। जल्दी ही उसकी लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला। अपने परेशान चेहरे के साथ वैदेही ने अपने कदम मनस के कैबिन की ओर बढ़ा दिए। वैदेही ने डोर नॉक किया तो अंदर से कम इन की आवाज आई। वैदेही कैबिन के अंदर चली गई। मनस ने जब कैबिन का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी, उसने अपने कान से ईयरपॉड्स निकाले और टेबल पर रख दिया। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और वह अपने चेयर से पिठ टिकाए बैठे हुई थी। वैदेही ठीक मनस के सामने आकर खड़ी हुई। मनस ने जब सुना कि अब कोई हलचल कैबिन में नहीं हो रही है, तो उसने कहना शुरू किया, वैदेही तुम ही हो ना? मनस की बात पर वैदेही ने कहा, हाँ दीदी। मुस्कुराए और उसने कहा, तुम मुझे दी कह सकती हो। गरिमा मेरी काफी अच्छी दोस्त थी और तुम मुझसे उम्र में छोटी हो। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मेरे कैबिन के बाहर राइट साइड में एक और कैबिन है, जो कि अब तक आर्या का हुआ करता था, मगर अब से तुम्हें वहां पर रहना है। आर्या तुम्हें सारा काम समझा देगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ काम करने में। और काम इतना हेक्टिक भी नहीं है, तुम्हें बस ट्रांसलेशन ही करना है। मनस की बात वैदेही को थोड़ी सी अजीब लगी थी कहना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका और मनस का रिश्ता कोई इतना ज्यादा करीबी भी नहीं था। हिचकिचाते हुए थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाकर वैदेही ने कहा, जी। मगर वैदेही के मुंह से इस एक शब्द को ही सुनकर पता नहीं मनस को क्या हुआ। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है क्या? वैदेही काफी ज्यादा हैरान हो गई अचानक मनस की इस सवाल पर। किस बारे में बात कर रही है मनस? क्या मनस को कुछ पता चल गया है? क्या मतलब है मनस की बात का? क्या जवाब देगी वैदेही मनस के सवाल का? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 37 वफा की सजा। वैदेही जैसे ही सुबह ऑफिस पहुंची, उसके फोन पर RM ग्रुप के तरफ से एक कॉल आया। वो लोग उसके साथ मीटिंग करना चाहते थे। उसके स्टार्टअप को लेकर उनके साथ डिस्कस करना चाहते थे। उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे। वैदेही सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कल रात वंश की गई मदद याद थी। अगर कल रात वंश ने उसकी मदद न की होती तो उसे एक पल नहीं और वह इस ऑफर्स को तुरंत रिजेक्ट कर देती। मगर वंश की गई मदद के कारण वैदेही कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी उधेड़बुन के साथ वो मनस के कैबिन में गई। मनस ने उसकी आवाज को सुनते ही कुछ सही न होने का अंदाजा लगा लिया और तुरंत ही वैदेही से सवाल कर दिया कि उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या वो किसी तरह की परेशानी में है? वैदेही तो ये तक नहीं सोच पा रही थी कि वो इस बारे में मनस को बताएं या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने मनस से इस बारे में बात करने का सोचा, जिसके बाद उसने कल रात जो कुछ भी हुआ और उसके बाद आज सुबह जो उसे कॉल आया उस बारे में उसने सब कुछ मनस को बता दिया। जिसके बाद मनस के चेहरे का रंग मानो सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर परेशानी और माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसकी आवाज भी कुछ हद तक लड़खड़ाने लगी, मगर खुद को शांत कर उसने वैदेही से कहा, क्या तुम उस इंसान को जानती हो? क्यों उसने तुम पर अटैक किया? क्या चाहता था वो तुमसे? सवाल करते हुए मनस खुद भी थोड़ा परेशान थी। मनस पूरी कोशिश कर रही थी कि वह अपनी बेचैनी और घबराहट को वैदेही से छुपा सके, और वह कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुई। वैदेही का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि उसे पर अटैक की बात सुनते ही मनस थोड़ी घबरा चुकी है और वह नॉर्मल से थोड़ी अलग लग रही है। मगर वैदेही खुद अपने ही परेशानियों में इस तरह उलझी हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद उसने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती एंड वो मुझे नहीं ढूंढ रहा है। वह किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मेरी तरह दिखता है। वो मेरे थ्रू किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और ये बात उसने खुद कही। वैदेही की यह बात सुनने के बाद मनस की परेशानी और बढ़ गई। उसने तो RM ग्रुप की तरफ से आए उस फोन कॉल पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि RM ग्रुप क्या करना चाहता है और क्या नहीं। मनस का ध्यान तो
पूरी तरह से उसे आदमी पर ही चला गया था जिसने वैदेही के ऊपर अटैक किया था। उसे अटैक की बात सुनने के बाद मनस तो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वो वैदेही जैसे टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और आरएम ग्रुप पर ध्यान न देना मनस की एक गलती साबित होने वाली थी, जो कि आगे चलकर उन लोगों पर काफी भारी पड़ने वाली थी। जैसे उसे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मनस को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी इस वक्त। उसका तो पूरा ध्यान बस कल रात की उस घटना पर ही था। काफी देर सोचने के बाद मनस ने अपने डर और घबराहट को छुपाते हुए वैदेही से कहा, एक काम करो, फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो, और बात रही तुम्हारे आरएम ग्रुप की तो उस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो तुम्हारी बेकिंग के लिए आचार्य कॉन्ग्लोमरेट फॉर्मुलेट है। तुम किसी बात की टेंशन मत लेना, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। अगर तुम खुद आरएम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो तो ये और बात है। वैसे भी तुमने अपने स्टार्टअप को लेकर आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के साथ अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तुम पूरी तरह से फ्री हो, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। बाकी सब तुम हम लोगों पर छोड़ दो, वो हम संभाल लेंगे। और फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो खुलकर कहना, सोचना मत। मनस की इन बातों से वैदेही को काफी हिम्मत मिली, लेकिन वो अब भी अपनी ही उधेड़-बुन में थी क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे अपने स्टार्टअप को लेकर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। एक तरफ मनस थी जिसने बुरे वक्त में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, और दूसरी तरफ वंश जिसने उसकी कल रात ना सिर्फ जान बल्कि इज्जत भी बचाई थी। वैदेही उठकर वहां से चली गई और मनस के बताए हुए कैबिन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मनस के कानों में दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और फोन को अपने मुंह के पास लाकर कहा, कॉल। आदित्य भाई। घंटी बजने लगी और उस कैबिन में सिर्फ एक फोन रिंग की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मनस पसीने से तर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में आदित्य ने कॉल उठा लिया, जिसके बाद बिना आदित्य को कोई मौका दिए हुए जल्दी से मनस ने कहना शुरू किया, और उसने कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसने आदित्य को बता दिया। जो कुछ भी उसने वैदेही के मुंह से सुना था, लफ्ज फॉर लफ्ज उसने हर एक बात आदित्य से कह दी। जो सुनने के बाद आदित्य भी हैरान हो गया और उसे हैरानी से कहा, व्हाट? यशराज नामदेव और आरएम ग्रुप, ये दोनों नाम एक साथ आना ही काफी थे जो कि आदित्य की सांसें रोक सकते थे। आदित्य ने टेंशन के मारे अपना सर पकड़ लिया। उसके माथे पर पसीने की बरी बनती थी। आदित्य की आवाज सुनकर मनस ने कहा, हाँ भैया, उन लोगों ने वैदेही को पहचान लिया है। मैं इस बात से तो श्योर नहीं हूं कि वह वैदेही को क्या समझ रहे हैं, मगर वह लोग वैदेही को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें वैसे ही के पहचान पर शक हो चुका है, यह शायद यकीन भी, आई एम नॉट श्योर है। अब जैसे भी उन्होंने किया, पर उन्होंने कर लिया है। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हम कैसे भूल गए कि वैदेही बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। हम लोग गलती कर बैठे हैं। उसके ऊपर से आरएम ग्रुप की तरफ से बिजनेस ऑफर दिया गया है। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गरिमा को सामने आना पड़ जाए। गरिमा अभी शायद इतनी स्टेबल नहीं है। क्या वो ये सब हैंडल कर पाएगी? ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आदित्य ने तुरंत ही मनस की बात को नकारते हुए कहा, नहीं, हम गरिमा को सामने नहीं आने दे सकते। वो बहुत मुश्किल से स्टेबल हुई है। ऐसे में विदर्भ के सामने उसका आना और उन लोगों से सामना करना, ये अभी हम लोग नहीं कर सकते। हमें बहुत नुकसान होगा। इस वक्त हम लोग इतने स्टेबल नहीं हैं। 3 महीने पहले वो हादसा नहीं हुआ होता तो फिर भी कुछ उम्मीदें थीं, मगर अब हम लोग कम से कम अभी तो हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। किसका सामना करने की बात कर रहे हैं आदित्य और मनस? इसके जैसी दिखती है वैदेही। कौन है ये नया दुश्मन? क्या चाहते हैं वो लोग? क्या यशराज नामदेव के अलावा कोई और भी है गरिमा और वैदेही का दुश्मन? और क्या दुश्मनी है उनकी गरिमा वैदेही के साथ? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 38, वफा की सजा।
आदित्य की बातों को सुनकर मनस परेशान हो गई, मगर उसे पता था कि आदित्य गलत नहीं कह रहा है। मनस ने खुद गरिमा की हालत देखी थी। मनस आगे कुछ भी आदित्य से नहीं कह पाई। आखिर वो कहती भी क्या? फोन की दूसरी तरफ चुप्पी को महसूस कर हुए आदित्य ने कहा, एक काम करना, तुम वैदेही का ध्यान रखना। उसके सिक्योरिटी आपसे तुम लोगों की जिम्मेदारी है, और कोशिश करो कि किसी की नजरों में ना आओ। बाकी मैं यहां से देखता हूं, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, गरिमा को इन सब के बारे में इन्फॉर्म नहीं करना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे बता दूंगा। आदित्य की बात सुनने के बाद मनस ने एक गहरी सांस ली और आदित्य से कहा, ठीक है भाई, आपको जैसा सही लगे। मनस कॉल कट करने ही जा रही थी। आदित्य के दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी से मन्नत से कहा, एक और बात, वैदेही को विदर्भ से दूर रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए वैदेही कौन है। अब वो कैसे करना हो तुम देख लो। आदित्य की बात सुनने के बाद मनस ने सर हिलाते हुए कहा, ओके भाई। जिसके बाद मनस ने कॉल कट कर दी और फिर उसने आर्या को कॉल लगा दिया और अपने कैबिन में आने को कहा। फोन को एक तरफ रखने के बाद मनस अपनी उंगलियों से अपने सर को दबाने लगी। उसे काफी हेडेक हो रहा था। थोड़ी ही देर में आर्या मनस के कैबिन में आ गई। अंदर आने से पहले आर्या ने डोर नॉक नहीं किया था। आते ही आर्या मनस के सामने चेयर पर बैठ गई। मनस को जैसे ही महसूस हुआ कि कैबिन में कोई आया है, उसे समझते देर नहीं लगी। वो कौन होगा? आखिर सीईओ के केबिन बिना नॉक किए आने की हिम्मत किसकी ही हो सकती है। मनस अपने चेयर पर सीधी बैठी और आर्या की तरफ अपना चेहरा कर उससे वैदेही की कही हुई सारी बातें बता दे, और जो कुछ भी आदित्य ने उससे कहा वो भी उसने आर्या को बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद आर्या की आंखें बड़ी हो गईं और उसका मुंह खोल गया। उसकी हैरानी उसकी इस एक्सप्रेशन से पता चल रही थी। जब तक मनस ने अपनी बात खत्म की तब तक आर्या ने भी अपना सिर पकड़ लिया। आर्या के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे कहना चाहती हो, सच में क्या अब यही होना बाकी था? परेशानी से आर्या ने मनस से कहा, ये लड़की यशराज नामदेव के हाथ कैसे लगी? और आरएम ग्रुप, क्या इस लड़की को पता नहीं है कि आरएम ग्रुप किसकी कंपनी है? क्या विदर्भ ने वैदेही को आइडेंटिफाई कर लिया है? अपना सर हिलाते हुए मनस ने कहा, मुझे नहीं पता, पर अब वैदेही को सेफ रखना होगा। हम ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि वैदेही को सच भी नहीं बताना है। उस इन सब से दूर रखना है। आर्या को अभी कोई भी बहस नहीं करनी थी। उसने बस अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ। कहते हुए वो अपनी जगह से उठी और कैबिन के बाहर चली गई। आपने कैबिन में जाने के बाद उसने वैदेही का कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया और उसमें कई सारे क्लॉज लगाए और कई लोगों को काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। दूसरी तरफ विदर्भ और वंश ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि गरिमा और यशराज नामदेव के बीच का कनेक्शन जाना जा सके। उन्होंने अपने सारे लोगों को इसके पीछे लगा दिया था। वो लोग जो कुछ भी कर सकते थे, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए वो कर चुके थे, और अब उन्हें इंतजार था रिजल्ट आने का। और दूसरी तरफ विदर्भ इस बात में भी सोच रहा था कि वैदेही का क्या जवाब होगा। क्या वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके आरएम ग्रुप के साथ काम करेगी? विदर्भ इसी बात को लेकर इस वक्त ज्यादा परेशान था। उसके सामने बैठे वंश ने कहा, टेंशन मत लो विदर्भ, कल रात मैंने उसकी मदद की थी। वो एक बार इस प्रपोजल को जरूर कंसिडर करेगी, और मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि हमारे बीच की चीजें और ना बिगड़े। और वैसे भी अब तो मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया है। हम लोग उस पर नजर रखेंगे और जल्दी से जल्दी गरिमा तक पहुंच जाएंगे। विदर्भ अपने परेशानियों में ही था और बहुत ज्यादा। वंश की बातों पर ध्यान न देते हुए उसने कहा, होक सो। मगर तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने कहा, एड्रेस? तुम्हें वैदेही का एड्रेस मिल गया है? क्या तुमने वहां गरिमा को भी देखा? विदर्भ थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। उसके मन में एक उम्मीद बंधने लगी थी, मगर वंश ने उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए उससे कहा, नहीं,
मैंने गरिमा को नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि गरिमा उसके साथ रहती होगी, वरना वैदेही पीने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करती। तुम्हें याद है ना, गरिमा को ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हें लगता है ऐसे में वो अपनी छोटी बहन को ड्रिंक करने दे। विदर्भ को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ जब वंश ने उससे कहा कि उसने वैदेही को नहीं देखा। उसकी उम्मीद टूटी थी, मगर वो वंश की बात से सहमत था। दोनों के बीच फिर एक खामोशी ने जगह बनाई और काफी देर की खामोशी के बाद वंश को एक आइडिया आया और उसने विदर्भ से कहा, क्यों ना तू ऐसा करे कि तू उसके पास से रिलेटेड हर एक लिंक को कनेक्ट करने की कोशिश करे। शायद हमें गरिमा से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। आखिर वो एक जीते जागते इंसान है, अचानक कहाँ गायब हो जाएगी। अब तक हम बस उसे ढूंढ रहे थे, क्यों ना हम उसके अतीत की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करें। शायद कोई रिजल्ट मिल जाए। विदर्भ के मन में फिर से एक उम्मीद जगी और वह भी वंश की बात से सहमत हो गया, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो जो कुछ भी गरिमा के बारे में जानता था या जिन लोगों से भी गरिमा कभी ना कभी कनेक्ट थी, वह उन सब के बारे में पता लगाएगा और इसके थ्रू ही वो गरिमा तक पहुंचेगा। मगर उससे पहले उसे अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोचना था। अर्शी और अनीश के बारे में सोचते हुए उसे वंश से कहा, मगर उससे पहले बच्चों का एडमिशन किसी बॉडी में करवाना होगा। मैं पूरा फोकस अब गरिमा को ढूंढने में लगाना चाहता हूँ। अब मुझे गरिमा चाहिए, वो भी हर हालात में। मैं और नहीं इंतजार कर सकता। ऐसे में मैं बच्चों को नज़रअंदाज करने लगूंगा, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें किसी अच्छे हॉस्टल में डलवाया जाए। वंश ने कुछ देर सोचा और कहा, बैंगलोर में मेरे एक फ्रेंड का स्कूल है। ये एनजीओ से कनेक्टेड है और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। हम अर्शी और अनीश को वाहन भेज सकते हैं, उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा और सिक्योरिटी भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी तो होगी ही। किस बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा है वंश? क्या पहुंच जाएगा विदर्भ गरिमा तक? आखिर क्या दुश्मनी है, या शायद नामदेव से? क्या चाहता है यशराज नामदेव? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़ें वफा की सजा। चैप्टर 39, वफा की सजा। वैदेही के साथ हुए हादसे के बारे में उसने मनस को बता दिया था और उसके जरिए आदित्य और आर्या गरिमा तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। तो वहीं वंश ने भी ये बात विदर्भ को बता दी थी और अब सब एक ही चीज के पीछे पड़े हुए थे। आदित्य ने इस बारे में गरिमा से भी कह दिया था, जो सुनकर वो भी परेशान हो चुकी थी। पहले तो आदित्य सोच में था कि उसे इस बारे में गरिमा से बात करनी चाहिए है या नहीं। वह बिल्कुल भी इस बारे में गरिमा को कुछ नहीं बताना चाहता था, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि चीज एक दूसरे से छिपाई जाए। आगे चलकर इससे कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी और इसी वजह से आदित्य ने गरिमा को सब कुछ बताना ही सही समझा। तो वंश भी ऑफिस में बैठा विदर्भ से बात कर रहा था और विदर्भ ने भी अपने मन की सारी बात वंश के सामने रखी, जिसके बाद वंश ने उसे सलाह दी कि वो बच्चों का एडमिशन उसके दोस्त के हॉस्टल में करवा दे, जो कि बैंगलोर में है। विदर्भ ने वंश की बातों के बारे में सोचा और उसे वंश की बात सही लगी, जिसके बाद यही डिसाइड हुआ कि विदर्भ बच्चों का एडमिशन बैंगलोर के हॉस्टल में करवा देगा और उसके बाद गरिमा की तलाश में अपना सारा ध्यान लगाएगा। विदर्भ से बात करने के बाद वंश अपने कैबिन में चला गया। आर्या की गाइडेंस में वैदेही अच्छा काम कर रही थी और बिजनेस की नॉलेज उसकी भी काफी अच्छी थी, जिस कारण उससे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई काम को समझने में। इस दौरान आर्या परेशान ही रही और उससे ज्यादा कुछ वैदेही से नहीं कहा। वैसे तो आर्या का स्वभाव मिलनसार और चुलबुला था, मगर उस वक्त वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वैदेही ने इस बात को नोटिस तो किया था, मगर उसे आर्या से कुछ भी कहना सही नहीं लगा, क्योंकि वो आर्या से अभी अभी तो मिली थी। भले ही आर्या उसके लिए अच्छी थी, मगर उनकी जान पहचान अभी ही तो हुई थी।
वैदेही के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में जानने के बाद गरिमा काफी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने आदित्य को कहा था कि वो उसे जल्दी ही स्कूल से पिक कर ले, जिस कारण हाफ टाइम में ही आदित्य अपना ऑफिस का काम छोड़कर गरिमा को पिक करने उसके स्कूल आ गया था। गरिमा को पिक करने ये स्कूल आ गया और जैसे ही उसने कार पार्क किया उसने गरिमा को कॉल लगाकर उसे आने को कह दिया। आदित्य के कॉल के बाद गरिमा भी जल्दी ही आ गई और वो दोनों साथ ही आदित्य के ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी ही दोनों ऑफिस पहुंच गए और आदित्य गरिमा को सीधे अपने कैबिन में ले गया। गरिमा ने भी काम में आदित्य की मदद करना शुरू कर दिया। इस वक्त दोनों ही वैदेही के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। आदित्य ने इस बात को निकलना इसलिए भी सही नहीं समझा क्योंकि इससे गरिमा स्ट्रेस ले सकती थी। अभी अभी रिकवर हो ही रही थी तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आदित्य से जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था कि गरिमा को किसी भी तरह की परेशानी हो। उसका बस चले तो वह गरिमा को अपनी पलकों पर बिठाकर रखें, और वह रखना भी था। काम के बीच में गरिमा ने कई सारे ईमेल चेक किए, जिसके बाद उसे मनस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी, जिसने मनस, आर्या, आदित्य और गरिमा ये चारों थे। कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और जिसके बाद अंत में गरिमा ने कहा, वैदेही पर नजर रखो और उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई भी इमरजेंसी इश्यू हो तो बताने से पहले मत सोचना, किसी भी इमरजेंसी में तुरंत बुला लेना। इतना आगे आने के बाद हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आरएम ग्रुप के दोनों पार्टनर्स पर नजर रखो। अब हम उन दोनों को भी बीच में नहीं आने दे सकते। बात करते हुए गरिमा को ऑरा कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी डिटर्मिनेशन कुछ अलग ही थी। आर्या और मनस ने गरिमा की बात पर अपनी सहमति जताई और उसी के साथ उन चारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो गई। दूसरी तरफ विदर्भ ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे और अब वो बिल्कुल तैयार था बच्चों के साथ बैंगलोर जाने के लिए। बच्चों को भी इस बारे में बता दिया गया था। पहले तो वो काफी उदास हो गए थे, मगर विदर्भ ने ये कहकर मना लिया था कि इसके बाद वो उनकी मां को ढूंढने जा सकेगा। इसलिए बच्चों ने भी ज्यादा जिद नहीं की और विदर्भ की बात मान ली। वही वैदेही ने ये डिसाइड किया था कि एक बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो आरएम ग्रुप के साथ मीटिंग करेगी। बात सिर्फ उसके बेनिफिट क्यों नहीं थी, वंश की गई उसकी मदद की भी थी। वो बिना सोचे समझे मनस की गई मदद को भी तो नहीं भूल सकती थी। इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया था। इस बारे में उसने सना से भी बात कर ली थी। वैदेही, मानस और वंश किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों ने ही बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, चाहे वजह जो भी हो। इस बारे में वैदेही ने सना से बात करने के बाद मनस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और इसी के साथ उसने आरएम ग्रुप के साथ अपनी मीटिंग को भी कंफर्म कर दिया था। जहां एक तरफ वैदेही को कल का इंतजार था क्योंकि उसे अब आगे का डिसीजन लेना था, तो वहीं विदर्भ को कल का इंतजार था क्योंकि वो बच्चों को उनके हॉस्टल छोड़ने जाने वाला था। उसे बैंगलोर में कुछ दिन तो लगने ही वाले थे। इस मीटिंग की डिटेल्स इस बार भी वंश को ही दी गई थी क्योंकि ऑलरेडी विदर्भ में अपने बैंगलोर जाने के बारे में कंपनी में बता दिया था, जिस वजह से उसकी कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं की जाने वाली थी। विदर्भ ने इस वजह से भी मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि उसे शक था कि कहीं वैदेही उसे पहचान ना ले। जरूरी तो नहीं है कि जिस तरह से वह वैदेही के वजूद से अनजान हो, उससे ही वैदेही भी उसके वजह से अनजान हो, मगर यह तो तय था कि वह ज्यादा उसके बारे में नहीं जानती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कभी उसे देखा भी ना हो। कम से कम तस्वीर तो गरिमा ने उसे दिखाई ही होगी उसकी। और इन्हीं बातों को सोचकर विदर्भ ने वैदेही से दूरी बनाने की सोची। शाम के वक्त जब वैदेही अपना काम खत्म करके जब घर के लिए निकल रही थी, तब उसी वक्त मनस भी कैबिन से बाहर आई। मनस का कैबिन वैदेही के पास ही था और दोनों लगभग एक ही समय पर अपने कैबिन से बाहर आए और आते हुए मनस वैदेही से टकरा गई। मगर ये टक्कर काफी ज्यादा तेज नहीं थी, जिस कारण मनस ने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। खुद को संभालते हुए मनस ने कहा,
वैदेही, तुम अभी तक यही हो? अब तो तुम घर नहीं गई। जिस पर वैदेही ने जवाब दिया, बस जा ही रही थी। मनस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वैदेही ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैदेही की बात पर मनस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैदेही ने फिर से इनकार करने की कोशिश की, मगर मनस ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपने ही कार में उसके घर तक ड्रॉप करने चली गई। क्या डिसीजन लेगी वैदेही? क्या है मनस और गरिमा के बीच का कनेक्शन? आगे क्या करने वाले हैं ये चारों? क्या पहुंच जाएगा विदर्भ गरिमा तक? गरिमा से मिलने के बाद क्या करेगा विदर्भ? क्यों है गरिमा और विदर्भ के बीच नाराजगी? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए प्रिय वफा की सजा, चैप्टर 40। वफा की सजा। वैदेही मनस के साथ घर चली गई। मनस को घर छोड़ने के बाद अपने घर के लिए निकल गई। ऑफिस का पहला दिन होने के कारण वैदेही थोड़ा थक गई थी। वो घर जाते ही सीधे बेड पर गिर गई। सोने से पहले उसने थोड़ी देर सना से बातें की और सना से भी थोड़ी सलाह ली। दूसरी तरफ मनस का घर। आर्या पहले ही घर आ चुकी थी। मनस सीधे अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद वहां आर्या भी आ गई। उसने पहले ही चेंज कर लिया था और बेड पर बैठे हुए आर्या ने मनस से कहा, क्या लगता है, क्या सोचा है तुमने वैदेही को लेकर? मनस टॉवल से अपना सर पूछ रही थी और टॉवल को सोफे पर फेंकते हुए मनस भी बेड पर आकर बैठ गई। फिर आर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले तो उसे आरएम ग्रुप से अलग रखना होगा। विदर्भ उसके जरिए गरिमा तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। विदर्भ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसे के लायक नहीं है। वैसे भी गरिमा ने काफी कुछ सहा हुआ है और सारा डिसीजन खुद गरिमा का होगा। आर्या मनस की बात से सहमत थी। कुछ सोचते हुए उसने कहा, वो सब तो ठीक है, मगर वैदेही की सिक्योरिटी के बारे में भी तो सोचना होगा। यशराज ऑलरेडी उस तक पहुंच चुका है। आर्या की बात पर सोचते हुए मनस ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, मगर जब तक वैदेही खुद कोई डिसीजन नहीं ले लेती, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे इन मामलों से दूर रखना है और हमने सीधे सीधे कुछ करने की कोशिश की तो उसे इन सब के बारे में पता लग सकता है। आर्या ने सर हिलाते हुए कहा, यू आर द राइट प्रॉब्लम। ड्रेस सबके बारे में नहीं जानते हैं, उनका इन सबसे अनजान रहना ही सही है। मनस आर्या के बीच ऐसी और भी कई बातें हुईं और फिर आर्या मनस के कमरे में ही बातें करते हुए सो गई। अगली सुबह विदर्भ बच्चों के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया था और वंश उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था। बच्चे खुश भी थे और थोड़े उदास भी, क्योंकि उन्हें विदर्भ का किया हुआ वादा याद था, जिस कारण वह खुश थे कि वो जल्दी ही अपनी माँ से मिल सकेंगे। मगर वो अपने घर को छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे, मगर फिर भी हमें जाना पड़ रहा था, जिसके चलते दोनों बच्चे ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे और पूरे वक्त शांत ही थे। एयरपोर्ट पर थे और वंश विदर्भ से बातें कर रहा था। वंश ने कहा, ध्यान से जाना, जल्दी हम लोग मिलकर यह वाला मैटर भी जल्दी ही सॉर्ट कर लेंगे तो गरिमा को भी ढूंढ सकेंगे। विदर्भ ने वंश की बात पर अपनी सहमति जताई और कहा, इस दौरान तुम वैदेही से किसी तरह का इश्यू क्रिएट मत करना। वंश ने विदर्भ का कंधा थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसके साथ मैटर सॉर्ट ही रखूंगा और मुझे नहीं लगता वो खुद भी मेरे साथ अब कोई और झगड़ा करने के मूड में होगी। कल रात मैंने उसकी मदद से रोकी थी। जल्द ही विदर्भ के फ्लाइट की अनाउंसमेंट भी हो गई और विदर्भ वंश को बाय कहकर फ्लाइट बोर्ड करने चला गया। विदर्भ के फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद वंश एयरपोर्ट से ऑफिस के लिए निकल गया। उसकी वैदेही के साथ तो पहले ही मीटिंग फिक्स हो चुकी थी, पर ये मीटिंग लंच आवर के बाद थी। ऑफिस पहुंचते ही वंश अपने काम में लग गया था, तो वहीं वैदेही भी हाफ आवर में ही लीव लेकर चली गई थी। वैदेही से साफ साफ मना से सवाल किए कि वो आखिर क्यों हाफ आवर में छुट्टी क्यों ले रही है, जिसका उसने सीधा साफ जवाब भी दिया, बिना कुछ भी छुपाए। मनस ने आगे वैदेही से कुछ नहीं कहा,
मगर अपने लोगों को वैदेही के पीछे लगा दिया, और ये सब कुछ आर्या अपनी निगरानी में करवा रही थी। वैदेही इस बात से अनजान थी कि बॉडीगार्ड की एक टीम अब हर वक्त उसके आसपास हुआ करती है। कोई भी कोई गलती नहीं करना चाहता था। मनस अपने कैबिन में अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी। उसके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे और उन सारे प्रोजेक्ट्स के फाइल को वो ट्रांसलेट करके सुन रही थी जिन पर अब भी आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट को कम करना था। वो अब भी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक उसका ध्यान वैदेही पर था। वह खुद को उसे मीटिंग के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी, जिसके लिए वैदेही गई थी। मनस का ध्यान तो अपने आसपास की चीजों पर भी नहीं था, जिस कारण उसे पता ही नहीं चला कि काफी लंबे वक्त से उसके कैबिन का डोंट नॉक हो रहा है, मगर काफी वक्त तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब मनस के कैबिन का दरवाजा खुला, मगर कान में ईयरबड्स होने के कारण मनस को इस बात का पता नहीं चल पाया। मनस के कानों से बड्स निकालते हुए आर्या ने सामने की चेयर पर बैठे हुए बोली, मैंने विदर्भ पर भी नजर रखी हुई थी और वो बैंगलोर गया हुआ है। बच्चों को लेकर मुझे पता तो नहीं है पूरी बात का, बट शायद उसे गरिमा का पता चल चुका है या शायद नहीं, मैं कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकती, बट मुझे इस बात का डाउट है। आर्या की बात सुनकर मनस हैरान हो गई। उसे ऐसे किसी न्यूज़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। परेशान होकर मनस ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, तुमने आदित्य भाई या गरिमा को इस बारे में कंफर्म किया? उनसे कहो कि वो लोग अलर्ट रहें। प्लीज, हम लोग विदर्भ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत खतरनाक है। आर्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है, और इस चलते आज गरिमा ने घर पर रहने का ही सोचा है। वो अपने गार्ड्स भी विदर्भ के पीछे लगा देंगे, उन लोगों की भी पूरी नजर रहेंगी। फिर कुछ देर रुककर आर्या ने आगे कहा, हमारे लिए प्लस पॉइंट बस इतना ही है, ये विदर्भ को गरिमा और हमारे लिंक के बारे में नहीं पता, वरना ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। पर हमें इस बारे में भी आगे ध्यान रखना होगा कि विदर्भ को कभी हम लोगों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि गरिमा हम लोगों से किस तरह से कनेक्टेड है। आर्या की बात पर मनस ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम इस बात पर खास ध्यान देना होगा। आखिर क्या छिपा रहे हैं आर्या और मनस विदर्भ से? क्या टकराने वाले हैं गरिमा और विदर्भ के रास्ते? आखिर ऐसा भी क्या किया है विदर्भ ने अतीत में? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा।